जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरे एकेडमी। पूरे एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज है दोस्तों ट्यूसडे 17 ऑफ दिसंबर 2024। यहाँ पे आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस एडिटोरियल की पूरी बैकग्राउंड डिटेलिंग मैं एक जगह पे प्रोवाइड कर देता हूँ। दूसरी, अगर आप पीडीएफ की ज़रूरत समझते हैं तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहाँ पे एक टेलीग्राम का लिंक होगा, उस लिंक को आप ज्वाइन करिए। वहां पे पूरी की पूरी इस वीडियो की पीडीएफ पे प्रोवाइड कर देता हूं, जो आपके रिवीजन के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो और भी सारे वहां पे डिजिटल नोट्स वगैरह द हिंदू के कुछ आर्टिकल्स भी मैं वहां पे अपलोड कर देता हूं। तो वो चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी किफ़ायती साबित होंगे, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा जरूर से। चलिए देखते हैं आज द हिंदू के फ्रंट न्यूज़ पे क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आया है। सबसे पहले चलते हैं थंबनेल वाले टॉपिक पे, इसको देखेंगे और सारी चीज़ों को समझेंगे। कौन है ये जाकिर हुसैन और इनकी क्या क्या अचीवमेंट है, तो पूरी डिटेलिंग इसी आर्टिकल पे आज की फ्रंट न्यूज़ की ये हेडलाइन है। इसको समझेंगे, जाकिर हुसैन की बैकग्राउंड समझेंगे, कैसे इन्होंने अपना सफ़र तय किया, जो आज इनका देहावसान हो गया है, मतलब इनका देहांत हो गया है, इनकी डेथ हो चुकी है हॉस्पिटल में। आपके अगर बात करें कहाँ पे, तो फ्रांसिस्को हॉस्पिटल में। याद रखिएगा ये चीज़ें, क्योंकि रिसेंटली बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। रिसेंटली पेंसिल्वानिया में जो अटैक हुआ था डोनाल्ड ट्रंप पे, बताइए, ये क्वेश्चन तक आपके बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा है। तो ये छोटी छोटी क्वेश्चंस आपसे कहीं भी पूछी जा सकती हैं। तो सैन फ्रांसिस्को में इनकी हॉस्पिटल में लंग प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे इनकी डेथ हुई है। तो 1951 में इनका बर्थ होता है, 2024 में इनका डेथ हो जाता है। तो ये थी पूरी अभी छोटी सी डिटेलिंग, लेकिन अगर इनकी प्रॉपर डिटेलिंग को आप देखेंगे तो इनका अचीवमेंट बहुत ही बड़ा है। प्रेसिडेंट मुर्मू की अगर बात करें तो ये भी कह रहे हैं ग्रेट लॉस है म्यूजिक के फील्ड में, इंडस्ट्री में अगर देखा जाए। ये जो व्यक्ति थे जाकिर हुसैन साहब, इनका एक यूनिक कैरेक्टर था। किस फील्ड में? म्यूजिक के इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो म्यूजिक इंडस्ट्री में अलग छवि के जाने जाते थे। तो कॉम्प्लेक्स रिदम और इंट्रिकेट पैटर्न, ऐसे ऐसे पैटर्न निकालते थे। किस चीज से? इस तबला से, कि लोग हैरत अंगेज हो जाते थे। इस तबला से वो डमरू का भी आवाज निकालते थे, इस तबला से ढोलक का आवाज निकाल लेते थे। अलग अलग इंट्रिकेट पैटर्न की बात करी गई है, इसके लिए ये जाने जाते थे।
साथ थोड़ी सी इनकी बैकग्राउंड डिटेलिंग भी देखी जाएगी। पूरा नाम इनका उस्ताद जाकिर हुसैन है। डेट ऑफ बर्थ 9 मार्च 51 को हुआ है। प्लेसेस ऑफ बर्थ की देखा जाए तो भारत मुंबई में हुआ है। फैमिली इनके पिता भी इसी म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, उस्ताद अल्लाह रखा, और लीजेंडरी तबला मास्ट्रो भी थे जाकिर हुसैन, और इन्होंने ही इनको सिखाया हुआ है। ये चीजें याद रखिएगा। हालांकि उनसे भी बहुत आगे ये निकले हैं, लेकिन यहाँ पे अचीवमेंट की अगर बात करें तो आपको अभी रिसेंटली देखी जाएगी क्या क्या चीजें हैं। जाकिर हुसैन डीपली इन्फ्लुएंस थे अपने पिताजी से, और उन्हें वही इनको ट्रेन भी किए थे। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से ये जुड़े थे। यही क्लासिकल म्यूजिक होती है दोस्तों, जो आप देख सकते हैं किस हिसाब से। इसकी अलग एक पैटर्न होती है, अलग कैरेक्टर होती है, अलग इसकी ब्यूटीफुलनेस, खूबसूरती होती है। अपने कल्चर को, ट्रेडिशंस को रिजेंबल करता है ये चीजें। जाकिर हुसैन प्रिजर्व करते थे और प्रमोट क्या किए, तो इसी पंजाब घराना से ये जुड़े हुए थे। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट आज के डेट में हुआ है। ये 5 स्टार क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। पंजाब घराना से जुड़े हुए हैं क्योंकि इसी को ये प्रमोट किए हुए हैं। क्लासिकल म्यूजिक से तो ये जुड़े थे, लेकिन पंजाब घराना की अगर बात करें, क्योंकि तबला यहीं पे ज्यादा सराहनीय होती है, तो इसलिए पंजाब घराना से जुड़े हैं। और परफॉर्म करते हैं ए कॉम्पोनिस्ट टू वोकलिस्ट, तो जो भी वोकल आवाज निकालते हैं उनसे भी ये जुड़े हैं। और हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक की चीजें यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के रूप में जो तबला है उसको परफॉर्म करते थे। यही इनकी विशेष पहचान है। इंट्रिकेट रिदम पैटर्न, उस स्पीड में, और अपनी स्किल को और ज्यादा बदलाव करके ये आपके सामने लेके आते थे। तो ये सेट जो पैटर्न था, ये इनको बहुत ही यूनिक म्यूजिशियन की कैटेगरी में रखता था। इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है 1988 में, जो कि चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत की जानी जाती है। पद्मा भूषण की बात करें तो 2002 में प्रदान किया गया, ये 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 1990 में इनको आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इंडियन म्यूजिक के क्षेत्र में इनको दिया गया। ग्रैमी अवार्ड भी 1992 में मिल चुका है फॉर प्लैनेट ड्रम। तो ये चीजें याद रखिएगा। अवार्ड जो भी ऑनरेरी डॉक्टरेट भी इनको प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से मिल गया। ये क्या होता है ऑनरेरी? ऐसे ही मानद उपाधि दी जाती है कि आपको डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है म्यूजिक के फील्ड में। तो मानद उपाधि भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इस पर्सनालिटी को यहाँ पे हम लोग प्रदान किए हैं। विश्व में एक अलग इनका पहचान था, तो ये चीजें याद रखिएगा। इनको अभी इनकी रिसेंटली सैन फ्रांसिस्को में डेथ हुई है, और जिसके कारण सारे लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि ये म्यूजिक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा लॉस है। तो इतनी बड़ी पर्सनालिटी ही थे ये, समझ सकते हैं हम। अब साइड में आते हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको भी देख लिया जाएगा। मोदी और दिशा नायके, AKD अरुणा कुमार, दिशा नायके। आपको पता ही था 2-3 दिन पहले मैं बोल रहा था आपको 2 से 3 दिन के लिए विजिट पे भारत की आएंगे। तो सिक्योरिटी इशू को लेकर के यहाँ पे कह रहे हैं कि हम इंडिया को टारगेट करने के लिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कंट्री को अलाउ नहीं करेंगे कि वो हमारे देश में आके इंडिया को टारगेट करे। अब इनडायरेक्ट रूप में किसको टारगेट किया जा रहा है यहाँ पे? तो एक ही कंट्री है दोस्तों, चाइना को। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे ये डील करते हैं और कैसे इंडिया के साथ और श्रीलंका का जो रिलेशन है वो लेकर के आगे चलते हैं। श्रीलंका के हेल्प की बात करें अगर, अभी फिनेंशियली जो क्राइसिस हुआ था और स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट जो नीचे आई थी, गवर्नमेंट तुरंत उथल पुथल हुई थी, तो इंडिया का जो उसमें रोल था इसकी फिनेंशियल सपोर्ट करने के लिए, तो IMF को हम लोग सीधे यहीं पे बोले कि भैया आप इनको लोन दीजिए, ग्रांट दीजिए, हम उनके पीछे खड़े हैं। तब जाकर के IMF भी यहाँ पे आगे आया। तो ये भारत सपोर्ट किया है उनको इंटरनेशनल लेवल पे, नहीं तो इनकी परिस्थिति अभी और खराब हो गई होती। तो ये पूरी डिटेलिंग है शॉर्ट में जो आपको यहाँ पे बताया। तो ये अगर आपको अच्छा लगा हो, ये पूरी बैकग्राउंड अच्छी लगी हो दोस्तों, तो एक निवेदन आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं उस पे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और, अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो इससे आपको नुकसान हो सकता है क्या, कि आपको नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त होगी। इसलिए बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा और अपने मित्रों, कलीग जो इसकी तैयारी करते हैं उसके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट और आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल हैं, वो चीजें देखी जाएगी। एक टेम्पल है दोस्तों, यहाँ पे साउथ इंडिया की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो अलाई राजा,
इलैयाराजा यहाँ पे रिसेंटली 2022 में इनको एमपी राज्यसभा मेंबर से नियुक्त किया गया था रामनाथ कोविंद के द्वारा, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। अब यहाँ पे इसी पर्सनालिटी की हम बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो आज भी अभी ये हैं। अब यहाँ पे जो अर्ध मंडपम अर्ध मंडपम होता है, पहले उस टेम्पल की पूरी डिटेलिंग को देखेंगे। टेम्पल के स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस बहुत सारा आता है। जब भी हम आर्ट और आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं तो वहाँ से क्वेश्चंस यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में काफ़ी सारे बने हैं। जैसे ही आप एंट्री करते हैं यहीं से शुरू हो जाता है आपका अर्ध मंडपम। इसी की बात करी जा रही है, अर्ध मंडपम, हम इसी की अभी बात करेंगे। इसके बाद जब आप चल के आगे जाएंगे तो आपका आएगा ये प्रीमाइस, आपका मंडपम। इसके आगे आप जब पहुंचेंगे तो आपका आता है मेन टेम्पल। इसी मेन टेम्पल के जो सबसे ऊपर वाले पार्ट हैं इसे हम कलश कहते हैं। उसके नीचे जो ये वाला पार्ट है उसे हम अमलक कहते हैं, और उसके नीचे जो स्लांट वाली दीवारें आती हैं वो शिखर कही जाती हैं। ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, कोई मैं रिवीजन समझिए ही करा रहा हूँ, एकदम समझ सकते हैं कि रिवीजन ही चल रहा है ये। तो शिखर किसको कहते हैं ये चीज़ें क्लियर हो गई, अमलक किसको कहते हैं ये क्लियर हो गई, और कलशा किसको कहते हैं ये क्लियर हो गई। अब गर्भगृह किसे कहते हैं? गर्भगृह वो प्लेसेस होता है जहाँ पर डीटी को इंस्टॉल किया जाता है, देवी देवता को इंस्टॉल किया जाता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर कर दिया हूँ मैं। अब यहाँ पे चलते हैं क्या इशू निकल के आया है। तो इलैयाराजा को यहाँ पे टेम्पल में एंट्री करने से यहाँ पे कहा जा रहा है, हालांकि ये र्यूमर बोल रहे हैं कि ये एक र्यूमर है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और बहुत पहले समय से ये टेम्पल में आ रहे हैं। तो इनको कहा जा रहा है कि जो भी वहाँ के पृष्ठ लोग थे वो मंडपम में प्रवेश करने के लिए यहाँ पे इनको मना कर दिए। ये न्यूज़ निकल के आ रहा है। अब ये बहुत सारे ऐसे जो वहाँ पे मीडिया और न्यूज़ थी वो ये सब चीज़ें भ्रामक फैलाई हैं, इनका ये कहना है। लेकिन जो अंडल टेम्पल है, उस टेम्पल के जो गर्भगृह है उसमें कहा जाता है कि केवल पृष्ठ लोग ही एंट्री कर सकते हैं, पृष्ठ लोग ही एंट्री कर सकते हैं। तो अंडल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सीधे लक्ष्मी जी से साउथ में इनको अंडल बोला जाता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। और विष्णु, तो ये एक्चुअली कौन सी टेम्पल थी जो तमिलनाडु में है? तो ये टेम्पल थी वैष्णवाइट टेम्पल। विष्णु धर्म के, वैष्णव धर्म के लोग इसमें बहुत सारा अपना लगाव रखते हैं। तो यही पूरी कहानी थी, डिटेलिंग थी जो मुझे आपको बताना था। ये भी एक म्यूजिक और कंपोजर इलैयाराजा, तो ये साउथ इंडिया से निकल के आते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये भी पर्सनालिटी हैं जो म्यूजिक इंडस्ट्री में इनका अतुल्य योगदान भी है। तो ये थी पूरी डिटेलिंग जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इंटरेक्शन बहुत आवश्यक है, बिना इंटरेक्शन के ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो एक बार अगर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख देंगे कोई भी चीज़ें, अगर आपको प्रॉब्लम हुई तो उसको मैं लुक आफ्टर करूँगा, जो भी मुझे समय मिलेगी उस पर चीज़ें मैं कर दूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्या इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है, उस चीज़ को देखा जाएगा। तो ग्रीन वॉशिंग की बात करी गई है आर्टिकल में, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको अच्छे से इस एडिटोरियल को देखूंगा। और इंडियन रेलवे की बात करी गई है। आप सभी लोगों को पता ही है, भारतीय रेल को इलेक्ट्रीफाइड 100% करने की बात करी गई है। कब? 2024 तक। कौन से? ब्रॉड गॉज रेलवे की, ब्रॉड गॉज रेलवे की। एक होता है मीटर गॉज, एक होता है ब्रॉड गॉज। तो इस रेलवे की हम बात कर रहे हैं। तो ब्रॉड गॉज रेलवे रिसेंटली अफ्रीकन नेशंस को दिया गया है जो डीजल ऑपरेटेड है। यहाँ पे तो डीजल ऑपरेटेड हैं, तो यहाँ पे ग्रीन वॉशिंग वाली टर्म निकल के आई है। जो हिडन कॉस्ट आ रहा है आपका, याद रखिएगा, हिडन कॉस्ट ऑफ ग्रीन वॉशिंग इन इंडियन रेलवे, उसी को लेकर के यहाँ पे एडिटोरियल चलने वाला है। आरटीआई डाटा से कुछ डाटा निकला है, उसको देखा जाएगा। रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन कहाँ से कहाँ तक पहुँची है उसको देखा जाएगा। मिनिस्ट्री और पेट्रोलियम का नेचुरल गैस का कितना उपयोग करता है ये जो भी डीजल ऑपरेटेड रेलवे है, वो उस सारी चीज़ों को देखा जाएगा। ट्रूथ और इन्वायरमेंट
कि इन्वायरमेंट को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है वो देखा जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट वाली चीज़ों को देखा जाएगा, इंडियन रेलवे की क्या कहानी है, जो इस टारगेट को क्या हम पूरा कर रहे हैं वो सब चीज़ों को देखा जाएगा। तो यहाँ पे मैं कंसाइज वे में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ पे रेलवे जो लिमिटेड है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, तो इंडियन रेलवे का ये एक आर्म है जो ये सब चीज़ें ध्यान देता है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है डीजल लोकोमोटिव आपके अफ्रीकन कंट्री में, जो कि मैं आपको बताया हूँ। और अफ्रीकन कंट्री में हम लोगों ने भेजे तो वहाँ पे एक यूनिक केस है और एक हिडन केस है, दोनों इशू को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट किया जा रहा है यहाँ पे सेकेंड हैंड लोकोमोटिव, तो जो भारत में सेकेंड हैंड जो डीजल इंजन चलते थे वही हम वहाँ पे भेज रहे हैं। तो ये गॉज की कन्वर्जन होगी, यानी हम लोग ब्रॉड गॉज से लेकर के केप गॉज का क्या मतलब होता है, यानी साउथ अफ्रीकन कंट्री को दे रहे हैं, तो उनके अनुसार जो डिस्टेंस होगी ट्रैक की वो होगी, तो उसी को कन्वर्ट करके यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। सही मायने में हिडन इशू क्या है, लार्ज स्केल रिडंडेंसी ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की बात करी गई है। क्यों, इसी पे अगर वो चलेगी तो क्या करेगी, पोल्यूशन क्रिएट करेगी। तो रैपिड इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पे और वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल एसेट ये हो ही रहा है। तो हम अपने कंट्री में इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर रहे हैं और जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, तो क्या कर रहे हैं, तो हम डीजल ओरिएंटेड लोकोमोटिव दे रहे हैं। तो ये कहाँ जाएगी, पोल्यूशन की तरफ ही तो एक्सकलेट करेगी। तो ये अपने ही कंट्री में हम, क्योंकि मैन्युफैक्चर अगर कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट करेंगे इस प्रकार की चीज़ें, तो कहीं ना कहीं डीजल ऑपरेटेड इंजन हम दे रहे हैं, तो ये क्या करेंगी, पोल्यूशन को क्रिएट करेंगी, एयर पोल्यूशन और ज़्यादा बढ़ाएंगी। इसी बात को लेकर के यहाँ पे चीज़ें कही गई हैं। तो ये डीजल लोकोमोटिव एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आरटीआई फाइंडिंग्स में राइट टू इंफॉर्मेशन डाल के 2023 में ये चीज़ें पता करी गई थी कि इस हिसाब से 585 डीजल लोकोमोटिव अक्रॉस द नेटवर्क ये चीज़ें चल रहे हैं। 60% हैंड यहाँ पे रेसिडुअल लाइफ है जिसकी 15 साल से भी यहाँ पे कम जो कही जा रही है। करंट फिगर की बात करी जा रही है तो यहाँ पे 760 लोकोमोटिव चल रहा है, यानी इंजन की बात कर रहा है ये। क्या रीजन है, तो यहाँ पे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करी गई है, जिसमें बहुत सारा चीज़ इग्नोर किया जा रहा है, इकोनॉमिक और ऑपरेशनल वायबिलिटी, क्योंकि हो ही नहीं पा रही है यहाँ पे चीज़ें, तो हमें फोकस करना पड़ेगा तब तो वो चीज़ें चलेंगी। उस नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो गवर्नमेंट की जो जस्टिफिकेशन है कि इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे करेंगे रेलवे की, तो वहाँ पे क्या की पॉइंट्स है उसको देखा जाए तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज हम लोग रिड्यूस किए हुए हैं। यहाँ पे रिड्यूसिंग क्रूड ऑयल इंपोर्ट, जो ईरान इस जैसी कंट्री से, गल्फ कंट्री से ऑयल निकाल के आते हैं, उसमें हम यहाँ पे रिडक्शन करने का अपना टारगेट रखे हुए हैं, तभी तो हम रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर पाएंगे। लेकिन क्या सच में ये पूरा प्रॉपर अभी हुआ है, अभी भी बहुत सारी लेकुना है, कमियां हैं। इन अलग अलग एस्पेक्ट और डायमेंशन में कार्य करने की ज़रूरत है। रिड्यूसिंग यानी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को हमें कम करना है, और रिन्यूएबल एनर्जी जैसा कि बता ही रहा था, सोलर और विंड, यानी इंटीग्रेट करके कंप्लीट रिन्यूएबल एनर्जी पे आना पड़ेगा और कन्वेंशनल को काटना पड़ेगा। ऑफिशियल नरेटिव की अगर बात करें तो ग्रीन, क्लीन, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, तभी तो चीज़ें सही से चलेंगी, नहीं तो पॉल्यूशन यानी एयर पॉल्यूशन लेवल स्पाइक होता हुआ रहेगा। क्रिटिकल एनालिसिस जस्टिफिकेशंस क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज सेविंग होना चाहिए, जैसे कि रेलवे डीजल की ही बात करी जा रही है यहाँ पे, तो ये नेग्लिजिबल होना चाहिए, इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब 2014 में हम देखें और 2021-22 में इन दोनों को आंकड़ों को देखें तो यहाँ पे 2% के आसपास तक चीज़ें आई हैं, 3.2% से 2% तक चीज़ें मूव करके आई हैं। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हालांकि छोटा ही है लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है अगर सही मायने में एयर पोल्यूशन को हम कंसीडर करते हैं तो। इन्वायरमेंटल क्लेम आता है, बहुत सारी प्रॉब्लम निकल के आती है, और क्या इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की अगर बात करें तो ये कोल बेस्ड इलेक्ट्रिक से अगर चल रहा है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, तो ये पावर्ड बाई कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम देखें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कोल, तो कोल से हम क्या बना रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी से हम रेलवे चला रहे हैं। आप करेक्ट समझिएगा, यहीं पे सब समझना है दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी से हम रेलवे चला रहे हैं तो हमारा क्या हुआ, पोल्यूशन कम हुआ क्या। लेकिन अगर हम कोल से नहीं, हम क्या रिन्यूएबल एनर्जी से
इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं और तब इसको चलाते तो क्या होता? तो 5 स्टार वाली बातें होती, एयर पोल्यूशन का बात ही यहाँ पे काट दीजिए। तो ये चीज़ें निकल के आती हैं जो थर्मल पावर प्लांट का उपयोग करके हमने प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। वही चीज़ें यहाँ पे समझाने की बात करेंगे। तो ग्रीन रियलिटी में, ग्रीन वॉशिंग में यही सारी चीज़ें हैं। ग्रीन वॉशिंग को मैंने समझाया नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। ग्रीन वॉशिंग वो होता है कि जैसे कि अगर कोई भी एक प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल बना रहे हैं, तो इसको बनाने के लिए आपने कितना कार्बन इमिशन किया, उसमें आप कट आउट करके कहते हैं कि ये एक ग्रीन प्रोडक्ट है, मैंने ग्रीन प्रोडक्ट तैयार किया, मैंने कोई कार्बन इमिशन नहीं किया है। अब ये तो सही में ग्रीन वॉशिंग टर्म में नहीं आएगा, यानी ये एक ग्रीन प्रोडक्ट है। लेकिन ग्रीन वॉशिंग कब कहा जाएगा इसको? आप ये प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं मोबाइल, और इसमें कार्बन भी इमिशन इनडायरेक्ट रूप से कर ले रहे हैं, जैसे कि अभी इलेक्ट्रिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये ग्रीन प्रोडक्ट है। समझ रहे हैं आप? तो ये ग्रीन प्रोडक्ट कैसे हुआ? यहाँ पे अगर यहीं पे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आप तैयार कर रहे हैं थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी, और तब जाकर के वो इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल बन रही है आपका। और रिन्यूएबल कह रहे हैं कि हम रेलवे को प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी रेलवे डीजल नहीं है। तो ये थर्मल कोल से ही होता है। थर्मल एनर्जी क्या है? कोल से ही जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपका कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? सीधे तौर पे कार्बन इमिशन हो रही है, और हैवी हो रही है। इसी को यहाँ पे कह रहे हैं कि ये ग्रीन वॉशिंग है। समझ रहे हैं आप? अगर नहीं समझ में आया अभी भी, तो पुनः आप बैक जाइएगा और समझिएगा कि मैं क्या बोला हूँ। ग्रीन वॉशिंग को लेकर आपको क्लियर हो जाएगी। तो जो चीज़ें होनी चाहिए वह नहीं है, आप हिडन कार्बन इमिशन कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि ग्रीन वॉशिंग है। ये उसी को बोला जा रहा है यहाँ पे ग्रीन वॉशिंग। तो ग्रीन प्रोडक्ट नहीं है, ये ग्रीन वॉशिंग हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के ये सारी चीज़ें बोला हूँ। तो यहाँ पे 80% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो नॉन फॉसिल फ्यूल से यहाँ पे आनी चाहिए थी, ये चीज़ें अभी भी अनरियलिस्टिक लग रही हैं। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इजी वे में दिया हूँ। 100% इलेक्ट्रिसिटी की बात करी गई है 2024 में रेलवे की। तो ये इम्पैक्ट क्या होगा? तो कहीं ना कहीं प्री मैच्योर रिडंडेंसी होगी, जो डीजल लोकोमोटिव ये इस प्रकार से चीज़ें चलेंगी तो पूरी की पूरी ईयर ऑफ द सर्विसेज इसी से गुजरेंगी। फिनेंशियल इम्प्लीकेशंस होगा ही, वेस्टेज ऑफ टैक्स पेयर मनी चलेगी, क्योंकि आप तो रिन्यूएबल पे शिफ्ट ही नहीं हो रहे हो, अभी भी थर्मल एनर्जी की आवश्यकता हो रही है। तो ये हम इस एनर्जी की प्रोडक्शन से रेलवे नहीं चला सकते। ये रिटेंशन ऑफ डीजल लोकोमोटिव ये कहीं ना कहीं तभी भी चल ही रहा है। आप भारत में भले ही बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई है, लेकिन कोल कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? तो ये आपका कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा हो रही है। तो ये हम पोल्यूशन की तरफ तो बढ़ ही रहे हैं। तो ये सब मिशन है जो 2500 डीजल लोकोमोटिव अभी भी चल रहे हैं, तो वो हमारा मिशन बचा हुआ रह जाएगा और ग्रीन एनर्जी की तरफ हम अभी भी फंसे हुए रह जाएंगे। तो हमें सही मायने में इलेक्ट्रिफिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर के 100 ऑफ लोकोमोटिव ये जो चल रहे हैं ये अपने प्रीमेच्योरली स्टेज में आएंगे सही मायने में। नहीं तो अभी भी हम इन्वायरमेंटल को और ज़्यादा इन्वायरमेंट को हैजार्ड और पोल्यूशन से भर देंगे, जिसके कारण हमें केवल नाम का चीज़ें होंगी। इसीलिए ग्रीन वॉशिंग टर्म इस्तेमाल हुआ है। तो ये थी सारी चीज़ें। कंक्लूजन में देखा जाए तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशंस की बातें बोली गई हैं, और जो भी यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं इन्वायरमेंट को लेकर के, उस पर फोकस करा जाएगा, तभी हमें क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज ये ऐसे ही पॉलिसी में माल प्रैक्टिसेस होती रहेंगी, लैकूना होती रहेंगी, बहुत सारी लूप होल्स होती रहेंगी, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो हमारा ग्रीन प्रोग्रेस बड़ा क्वेश्चंस ऐसे ही बना रहेगा। तो यही थी पूरी डिटेलिंग। इस आर्टिकल को बहुत अच्छे से इन्होंने लिखा है, तो बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे आपको समझाया हूँ। ग्रीन वॉशिंग का टर्म भी आपको बता दिया हूँ, क्या हिडन रेलवे में चल रहा है वो भी चीज़ें बता दिया। तो प्रॉब्लम सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर दिया। तो अगर आपको अच्छा लगा हो यहाँ पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे एडिटोरियल को और समझेंगे क्या एक्सपोज्ड पोलराइजेशन डिबेट चल रहा है। जब भी हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, तो 2 हाउसेस होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा।
इन दोनों हाउसेस में अपने अलग अलग स्पीकर और चेयरमैन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, यहाँ पे स्पीकर और इसको चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए लोकसभा में जो डिबेट हुआ है उसी डिबेट पे बात करी जा रही है। एक तरफ है बीजेपी पार्टी, दूसरी तरफ है अपोजिशन, या बोल लें इंडिया अलायंस बड़ा अपोजिशन है। तो यहाँ पे प्रियंका गांधी वाड्रा का भी स्पीच आया था, डेब्यू स्पीच में इन्होंने बहुत सारे मुद्दों को उठाया था। कहा था कि ये बीजेपी बस यहाँ पे आरोप लगा रही है, मतलब कुछ मुद्दों पे केवल नेहरूगन पॉलिसी को ही टारगेट कर रहे हैं। तो ये अगर इस प्रकार से संसद चलेगी तो प्रॉब्लम निकल के बहुत सारी आएगी, एक फ्रूटफुल डिस्कशन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण प्रॉब्लम क्या है, ये अपना संविधान कॉन्स्टिट्यूशन सही प्रकार से रन नहीं कराएगी। अब इसी की बात करी जा रही है कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसमें समय समय पे इम्पोर्टेंट चेंजेज होने चाहिए जो कंट्री के लिए फेवरेबल हो, वेलफेयर में हो, कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशंस को लेकर के आगे चलें। तो यहाँ पे अगर हम एक पार्टी दूसरी पार्टी के विरुद्ध में ही खड़े रहेंगे तो लोकसभा में फ्रूटफुल डिस्कशन हो ही नहीं पाएगा। वही सारी चीज़ों पे यहाँ पे बातें कर रहे हैं। नेशन को एक यूनिफायर ऑफ द नेशन बनाना पड़ेगा, एकता में पिरोना पड़ेगा, जो कि भारत के संविधान में चीजें हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो निकल के आ रही हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बातें बोली जा रही हैं, जो यहाँ पे कमिटमेंट टू एडवांसिंग टू दिस यूनिटी है। ये सारी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। बड़ी दुख के साथ यहाँ पे कहना पड़ रहा है कि जो समय स्पेंड हुआ है वो केवल एक दूसरे से क्वेश्चन करने में यहाँ पे चीजें निकल के आई हैं। तो यहाँ पे साउंड एंड फ्यूरी का जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर आप फ्रूटफुल डिस्कशन नहीं करेंगे तो पार्लियामेंट्री जो प्रोसेस होगी और जो लिविंग डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशंस है वो सही प्रकार से रन नहीं करेगी। इसी पे पूरी आर्टिकल थी। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी और इसको इवॉल्व करके आगे ले जाने की ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, न कि ऐसे ही अपोजिशंस और यहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट एक दूसरे का पलड़ा खींचे। आपने गलत किया या फिर आपने गलत किया, ये गलत बात है अपने आप में ही। हमें एक दूसरे का चीज़ें यहाँ पे खींचने की ज़रूरत नहीं है कि आपने अच्छा किया, मैंने गलत किया, आपने अच्छा किया। यहाँ पे फोकस करने की क्या बात है कि हमें सही प्रकार से आगे कंट्री को रन करना है, बस एक ही चीज़ थी। अब यहाँ पे देखेंगे, जाने रहे हैं यहाँ पे युवाओं के जॉब की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ें दी नहीं जा रही हैं। चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हम बात कर लें, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हम बात कर लें, तो हर जगह जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है भारत में बहुत हाई चल रहा है। उसी को लेकर के जम्मू कश्मीर में कहा जा रहा है कि यहाँ पे बहुत हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है। लैक ऑफ गुड जॉब, अच्छे जॉब है ही नहीं, जिसके कारण जो महिलाएं हैं वो पुनः फील्ड में चली गई हैं। तो यही सारी रिपोर्ट है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है। जुलाई 2024 से लेकर के और अप्रैल 2018 से देखेंगे कैसे यहाँ पे चीज़ें बढ़ी हैं। देखिए पुनः फील्ड तक ये चीज़ें निकल के आई थी। तो यहाँ पे चीज़ें कुछ घटी थी 2021 तक, लेकिन पुनः स्पाइक कर गई हैं। तो एक अच्छे जॉब की तलाश अगर जम्मू कश्मीर में आप कर रहे हैं तो बहुत ही रेयर चांसेस निकल के आएंगी यहाँ पे। यही सारी पूरी डिटेलिंग इस फील्ड में बताई गई है। एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी, मैन्युफैक्चर यानी सेकेंडरी, टर्सरी यानी सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में यहाँ पे 47.6% 2024 की और 2018 का आंकड़ा कर देखेंगे तो 61%। देखिए कैसे ये सेक्टर गिरी है। तो ये सेक्टर गिरेगा तो ये सेक्टर ऊपर उठेगा। तो अब देखिए ये सेक्टर ऊपर उठा है, ब्लू वाला की बात कर रहे हैं, तो ये सेक्टर ऊपर उठा है। तो ये लोग यहाँ से कट आउट करके इधर को ट्रांसफर हुए हैं। तो यही चीज करी जा रही है इन सर्च ऑफ जॉब। ये जॉब यहाँ पे मिलना काफी मुश्किल हो गई है। सही मायने में जो भी आपका यूनियन टेरिटरी फीमेल अर्बन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR जो रेट होती है,
यहाँ पे निकल के आई है, काफ़ी इशू निकल के आ रही है। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट, यूएन की डिटेलिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको दी जाएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो ये बॉडी है इसकी डिटेलिंग दूंगा मैं। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, सऊदी में जो अभी मीटिंग चली है COP16 की, तो ये यहाँ पे फेल कहा जा रहा है। ये पैक्ट साइन ही नहीं हुआ है, कोई फ्रूटफुल चीज़ें नहीं निकल के आई है। ठीक उसी प्रकार से जैसे बहुत सारा जो अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है उसमें भी कोई फ्रूटफुल चीज़ें नहीं निकल के आई। रियाद जो टॉक है वो आपका बायोडाइवर्सिटी जो टॉक हुआ था कहाँ पे, कोलंबिया में। और जो यूएन की प्लास्टिक डील हुई थी कहाँ पे, बुसान सिटी है एक साउथ कोरिया में, प्लास्टिक पोल्यूशन की ट्रीटी हुई थी, वो भी फेल कही जा रही है। क्लाइमेट फाइनेंस डील NCQG, याद है ना कितनी बार मैं बताया था, ये 1 महीना के आसपास मैं बताया हूँ यार। तो ये COP29 ये भी एक प्रकार से नेगोशिएशंस फेल हुई। तो ह्यूमन जो है डिस्ट्रक्शंस की तरफ यहाँ पे बढ़ रहा है इन्वायरमेंट के, उसी को लेकर के बात कही जा रही है। सऊदी अरेबिया होस्ट किया है यूएन का टॉक। ये UNCCD क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यानी किस हिसाब से लैंड को डिग्रेडेड होने से बचाना है, प्रिवेंशन करना है, ताकि लाइफ ऑन लैंड जो रहे वो सुरक्षित रहे, उसी को लेकर के बातें करी जा रही हैं। तो UNCCD की अगर डिटेलिंग देखेंगे तो 17 जून 1994 में स्थापना करी जाती है। इनफोर्स आता है 1996 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बॉन जर्मनी में है। क्या चीज़ें फोकस करता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कॉम्बैट करता है यहाँ पे डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण से लड़ने की तैयारी इसकी बहुत स्ट्रांग रहती है। लैंड डिग्रेडेशन और ड्रॉट, तो DLDD ये चीज़ें याद रखिएगा। सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट की बात करता है। सिग्नेटरी 197 पार्टी इसके मेंबर हैं, यूरोपियन यूनियन को जोड़ करके। नियर यूनिवर्सल एग्रीमेंट बोला जा रहा है इसको, यानी लगभग सारे लोग साइन कर दिए हैं, ये चीज़ें याद रखिएगा। अच्छा, कॉजेज ऑफ डिजर्टिफिकेशन क्या बताई गई है, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जैसे कि ओवर ग्रेजिंग हो जाए, जो भी चरवाहा होते हैं वो पूरा लैंड ही फॉरेस्ट का अगर चर जाएंगे तो ये प्रॉब्लम होगा। मोनोक्रॉपिंग, कोई एक ही फसल पूरे सीजन में आप लगाए जा रहे हैं तो वो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सॉइल हो जाता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। डिफॉरेस्टेशन है, लॉस ऑफ वेजिटेशन है। क्लाइमेट चेंज, ये इरेटिक रेनफॉल सही प्रकार से हो नहीं रही है, ड्रॉट कंडीशन आ जा रही है। ओवर यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज कर रहे हैं, सॉइल सैलिनाइजेशन हो रही है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। पॉपुलेशन की प्रेशर बहुत बढ़ रही है, जिसके प्रकार से हम लोग रिसोर्स का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जिसके कारण एक लैंड है, लैंड नहीं अर्थ समझिए, अर्थ है, अगर अर्थ की अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। अर्थ अगस्त में ही हमारी पूरी नीड को फुलफिल करने में समाप्त कर दी है, यानी अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन महीनों में हमें कुछ नहीं बचता है अर्थ को एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो ये फुटप्रिंट समझिए। तो हम लोग ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, किसका हम कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अर्थ की हम बात कर। तो यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव भी कुछ लिया गया है यहाँ पे, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, इसको लेकर के ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया 2015 में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 लैंड लाइफ ऑन लैंड को टारगेट करता है। तो नो नेट लॉस ऑफ प्रोडक्टिव लैंड, क्योंकि लैंड जो है वो डिजर्ट में बदल रहा है, उसी को रोकने का यहाँ पे इसका रोल निकल के आ रहा है। ये समझ में अब आपको आ गया होगा यहाँ पे क्या। तो यही सारी चीज़ें थी जो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ मैं। ड्रॉट के लेकर के, यानी सूखा को लेकर के इनिशिएटिव लिया गया है कि किस प्रकार से हम रिजिलियंट अप्रोच और अपनी तैयारी को सही प्रकार से कर सकते हैं। किसके विरुद्ध में, ड्रॉट के विरुद्ध में। ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव भी किया गया है, कहाँ पे, अफ्रीकन लेड मूवमेंट चलाई गई है, याद रखिएगा, कि रिस्टोर करेगा जो भी लैंड डिग्रेड हुई है सहेल रीजन में। ये सहेल रीजन कहाँ है, अफ्रीकन के नॉर्दर्न पार्ट से लेकर के ये सहेल रीजन है, याद रखिएगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसी को लेकर के बात करी गई है कि रेगुलर मीटिंग भी होगी, रिव्यू करेगा प्रोग्रेस और इसके प्लान एक्शन को।
COP14 की बात करी गई है 2019 में, भारत में ये चीज़ें हुई थी। लैंड रेस्टोरेंस और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे फोकस करी गई थी, ये चीज़ें याद रखिएगा, ये दोनों चीज़ें। तो यही सारी चीज़ें थी, इसी में बात करी गई है जो अभी आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। COP17 की अगर बात करें तो ये कहाँ पे होगा, ये कंप्लीट करने वाला है आपका 2026 में मंगोलिया में। तो याद रखिएगा अपकमिंग COP17 कहाँ पे होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं बता दिया दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। चीडो साइक्लोन ये आपके इंडियन ओशियन में आया है और ये किस टेरिटरी को टारगेट किया है, तो फ्रेंच टेरिटरी को टारगेट किया है। उसकी थोड़ी सी आपको पहले मैं वीडियो यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि ये लोकेशन आ कहाँ से रहा है। इस लोकेशन को पहले देखिए आप। एक छोटा सा फ्रांस आपके इंडियन ओशियन में भी पड़ता है, उसी को यहाँ पे जूम करेंगे। मयोत आइलैंड मैप है ये। इस मैप के साथ साथ उसकी लोकेशंस को देखेंगे कि कैसे इंडियन ओशन में इसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो आपको दिख रहा होगा अब यहीं पे क्या हुआ है, तूफान चीदो आया हुआ है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लोकेशन हो जाती है क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ये चीज़ें। अब मैं जूम आउट करूँगा, ये कोमोरोस आइलैंड के पास है, याद रखिएगा इसकी लोकेशन। और ये फ्रांस ऑक्युपाइड वाली रीजन है, इसी टेरिटरी को एडमिनिस्टर करता है ये फ्रांस। अब इसकी लोकेशन आपको अच्छे से दिख रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे क्या आगे न्यूज है। तो अब इसी रीजन की हम बात कर रहे हैं, मेयोत आइलैंड की, जो आपको दिखा होगा इस मैप में, और अच्छे से आपको लोकेशन भी पता चल गया होगा। तो ये किस हिसाब से इम्पैक्ट किया है, और वहाँ पे बहुत ही एक्सेप्शनल साइक्लोन इसको बोला गया है, जो सुपर चार्ज यानी वार्म इंडियन ओशियन, जैसे इंडियन ओशियन वार्म होगा यहाँ पे साइक्लोन निकल के आएगी। तो इंडिया का भी ये बेल्ट और ये बेल्ट, ये प्रॉपर इम्पैक्ट होगा। तो ये चीज़ें हम लोग जानते हैं किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज से ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जैसे पर्सनालिटी निकल के आते हैं, वो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज जैसा कोई चीज़ है ही नहीं, तो हमें पूरा रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन करना है। तो ये एक कैपिटलिस्ट थॉट है और ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट थॉट है। तो हम यहाँ पे इन्वायरमेंटलिस्ट थॉट को ही चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर अर्थ को हम सेव करना चाहते हैं तो उसकी हेल्थ की हमें ही चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली यही एक अर्थ है जो हैबिटेबल है, जहाँ पे लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन सी मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो क्लाइमेट चेंज से लेकर के ला नीना और अल नीना का इम्पैक्ट आता है, वो इंडिया क्लाइमेट पे किस प्रकार से अफेक्ट कर रहा है, उन चीज़ों को हम देखेंगे। तो यहाँ पे सीधे सीधे यही चीज़ें हैं। अगर देखा जाए तो ट्रिपल डीप ला नीना, तो ये क्या है ट्रिपल डीप ला नीना? तो यहाँ पे बोली जा रही है 20, 21, 22 में कॉन्सिक्यूटिव लगातार ला नीना का इम्पैक्ट देखा गया है। ला नीना मतलब जो भारत में बारिश लाती है, भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग चेंजेस लेके आती है। तो ला नीना जब भी आती है तो एक प्रकार से भारत में अच्छा रेन होता है। तो लगातार इसको ट्रिपल डीप ला नीना बोलते हैं, ये चीज़ें याद रखिएगा। और इसी ईयर यहाँ पे अब इसी को देखेंगे यहाँ पे कि कैसे वेदर में फ्लक्चुएशन हो रही है। ये आवर ऑफ द डे है, यानी दिन में ही ये चेंजेस आ रही हैं कि विंटर यहाँ पे दिसंबर से लेके फरवरी तक किस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। एक टर्म है यहाँ पे प्लानेटरी बाउंड्री लेयर हाइट्स, जिसके कारण यहाँ पे एक हाइट तक ये चीज़ें चल रही हैं और यहाँ पे टेम्परेचर के डिफरेंसेस भी हो जा रहे हैं। तो ये पॉल्यूशंस को कनेक्ट करके चीज़ें बनाई गई हैं यहाँ पे कि इन समय पे पीक हो जा रही हैं और इन समय पे इन आवर में यहाँ पे चीज़ें निकल के आ रही हैं। यहाँ पे आईएमडी की डिटेलिंग भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, वो भी चीज़ें देखी जाएगी। और सारी डिटेलिंग को यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ला नीना में क्या प्रोसेस होता है और अल नीना में क्या प्रोसेस होता है, उसको पहले हम डिटेलिंग देखेंगे। अल नीना डा नविदाद, इसका मतलब होता है लिटिल बॉय स्पेनिश में।
अब अल-नीना प्रोसेस क्या होता है, फेनोमेनन को हमें समझना पड़ेगा। अल-नीना का फेनोमेनन समझना पड़ेगा। तो अल-नीना में क्या होता है, ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया का बेल्ट आपको दिख रहा होगा। इस बेल्ट में आपको क्या है, ये इंडोनेशिया का जो बेल्ट है, इस बेल्ट में हाई प्रेशर डेवलप होती है और इस बेल्ट में लो प्रेशर डेवलप होती है। अब हाई से लेके लो प्रेशर बेल्ट तक मूवमेंट होती है, हम लोग सब समझते हैं एयर का, जिसके कारण यहाँ से स्ट्रॉन्ग काउंटर करंट चलती है और यहाँ की जो पेरुवियन करंट है, इस पेरुवियन करंट को वीक कर देती है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती है, जिसके कारण यहाँ पे वार्म रीजन निकल के आता है। यहाँ पे भी वार्मर विंटर हो जाता है और जिसके कारण यहाँ पे जो फिश होती हैं उनकी क्वांटिटी घट जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लैंकटन घट जाते हैं, प्लैंकटन घट जाते हैं, जिसको खा करके मछली फिशेस उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है। तो ये चक्र चलता है, स्ट्रॉन्ग काउंटर करंट इधर को शिफ्ट होता है और ये टेम्परेचर वाले पानी जो सरफेस वाटर होते हैं वो गर्म हो जाते हैं। ये टोटल वार्म फेज में होता है, वार्म फेज को इंडिकेट करता है, जिसके कारण यहाँ से शिफ्टिंग इस वाले रीजन से निकल के शिफ्टिंग आपको इस वाले रीजन पे पहुंच जाती है। ये स्ट्रॉन्ग काउंटर करंट है जो इधर को शिफ्ट करती है, इस गर्म वाले पानी को इधर शिफ्ट करती है। तो ये हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर तक चीज़ें चलती है, इसी को अल-नीनो फेनोमेनन बोला गया है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए इन चीज़ों पे, तो आपको प्रॉपर यहाँ पे गर्म पानी मिलेगी। तो ये पेरुवियन कोल्ड करंट है, जिसे हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं। तो ये तो हो गई अल-नीनो। अब यहाँ पे देखा जाए तो ला नीना, ला नीना दा नविदाद का मतलब यहाँ पे लिटिल गर्ल को संबोधित किया गया। ये क्वेश्चन आया है, ऐसे नहीं बता रहा हूँ मैं। स्पेनिश को यहाँ पे, स्पेनिश शब्द में यहाँ पे गर्ल को बोलते हैं। अब यही उल्टा यहाँ पे देखेंगे तो लो प्रेशर यहाँ पे डेवलप होता है, हाई प्रेशर इस बेल्ट में डेवलप होता है और इक्वेटोरियल काउंटर करंट यहाँ पे, इक्वेटोरियल करंट चलता है। यहाँ पे काउंटर करंट, यहाँ पे इक्वेटोरियल काउंटर करंट। यहाँ पे कोल्ड वाटर पहले ही मौजूद होता है, जिसे पेरुवियन करंट या हम्बोल्ट करंट हम लोग बोलते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे यहाँ की चीज़ें आपको वार्मर वाटर के रूप में लगेंगी। ये वाला बेल्ट जो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया का बेल्ट है, उस बेल्ट में शिफ्ट हो जाती है वार्मर वाटर, जिसके कारण वहाँ पे गर्मी तीव्र गति से होती है, यहाँ पे ठंडी ज़्यादा हो जाती है। और ये पहले जो गर्म हुआ करता था इस जोन में, अब यहाँ पे कूल वेट वेदर क्रिएट हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। ला नीना जब आती है यहाँ पे, तो क्या आता है, रेन आपके इंडिया में लेकर के आता है। अब थोड़ा सा चीज़ों को थ्योरेटिकल समझेंगे कि एल नीनो है क्या। ये एक क्लाइमेट फेनोमेना है जो एब नॉर्मल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर, जो पहले ही बताया मैं, सरफेस वाटर यहाँ पे गर्म हो जाते हैं। इन्हीं सरफेस वाटर की हम बात कर रहे हैं। सरफेस वाटर गर्म होके यहाँ पे पहुँच जाते हैं और सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ऑफ द ओशियन में ये डिसरप्ट करते हैं ग्लोबल वेदर पैटर्न को। अल नीनो की जब भी बात करिए तो एनसो से ये जुड़ा है। अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, जो साउदर्न ऑसिलेशन है अल नीनो की, उसी से ये जुड़ा हुआ है। तो साउदर्न ऑसिलेशन ये इक्वेटर वाली लाइन है, याद रखिएगा। नहीं, ट्रॉपिकल बेल्ट की हम बात कर रहे हैं। तो इसी बेल्ट पे ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको मैं बताया। पूरा का पूरा खेला यहाँ पे विंड का और टेम्परेचर, यानी विंड और टेम्परेचर किसका, सरफेस ऑफ वाटर का है। तो ये वार्म फेज है, याद रखिएगा। छोटा सा ही चीज़ें हैं, वो भी याद रखेंगे तो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आशा करते हैं ये चीज़ें समझ में आई होंगी। क्या इम्पैक्ट करता है ग्लोबली, अगर ग्लोबली देखा जाए तो अल नीनो क्या इम्पैक्ट करता है यहाँ पे। तो वेदर पैटर्न में इंडिया को क्या करें, यहाँ पे जो मानसून आएगी वो वीक मानसून आएगी, स्ट्रॉन्ग नहीं। तो 5 से लेके 7% तक कम रेनफॉल होगा, जिसके कारण ड्रॉट जैसी सिचुएशन, सूखा पड़ेगा भारत में। तो कम बारिश होगी, ड्रॉट होगा, बता ही दिया। तो ये एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट करेगा। एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट करेगा तो यहाँ पे पर्टिकुलरली जैसे कि क्रॉप, राइस, पल्सेस, कैश क्रॉप जो भी हैं,
तो यहाँ पे इकोनॉमी को हैम्पर करेगा। इकोनॉमी को हैम्पर करेगा तो फार्मर क्या होंगे, सुसाइड बढ़ जाती है, जीडीपी क्या होगी, इम्पैक्ट होगी भारत की। तो यही सारी चीज़ें हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की बात करें तो ड्राई कंडीशन होती है, ड्रॉट जैसी चीज़ें होती हैं, क्रॉप फेलियर होती हैं और रिस्क ऑफ वाइल्ड फायर, आगजनी की भी बातें करी जा रही हैं। नॉर्थ अमेरिका में वेस्टर्न यूएस और साउथ ईस्टर्न यूएस को देखा जाए तो यहाँ पे कूलर और वेटर कंडीशन होती हैं। इंक्रीज रेनफॉल हो जाती है वेस्टर्न वाले यूएस में। साउदर्न अमेरिका की अगर बात करें तो यहाँ पे हैवी रेनफॉल वेस्ट कोस्ट में होती है, जो पेरू इक्वाडोर वाली रीजन होती है। ये फ्लड और लैंडस्लाइड आना शुरू हो जाते हैं। फिशरी डिसरप्ट हो जाती है, वार्म वाटर, क्योंकि यहाँ पे रिड्यूस करता है फिश की पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वार्म चीज़ें निकल के आ रही हैं, जो प्लैंकटन की पॉपुलेशन घट जाती है, तो फिश की भी पॉपुलेशन घटेगी। अफ्रीका वाले रीजन में अगर देखा जाए तो ईस्टर्न अफ्रीका इंक्रीज होता है रेनफॉल और यहाँ पे फ्लड आते हैं। साउदर्न अफ्रीका की बात करी जाए तो ड्रायर कंडीशन और ड्रॉट जैसी सिचुएशंस बनती है, फूड सिक्योरिटी वाली बातें आ जाती हैं। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे इस एडिटोरियल में बोली गई हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो जो आपको यहाँ पे मैं बताया मानसून सीजन में कैसे इंटेंसिफाई हो रहे हैं, वो हरिकेन और ड्रॉट जैसी सिचुएशंस आ रही हैं। 35 साल ईयर्स के रिसर्च में ये चीज़ें पता चलती हैं, जो एक अगर क्लाइमेट को कंसिडर करेंगे तो 30 से 35 साल का, जबकि वेदर को अगर कंसिडर करेंगे तो वो आपका पर डे जो चेंज हो रहा है वो वेदर के कंडीशंस को बताते हैं। तो ये टेम्परेचर और विंड दोनों रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए अल नीनो में तो वीक ट्रेंड विंड हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे स्ट्रॉन्ग काउंटर करंट इधर को निकलते हैं। तो ये पूरा का पूरा डिटेलिंग आपको यहाँ पे मैं दे दिया हूँ, कहाँ से कैसे चीज़ें चल रही हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो एग्रीकल्चर में बहुत सारा लॉस होता है, समझ ही रहे हैं किस प्रकार से इम्पैक्ट करेगा ये मानसून। और फिशरी की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट घट जाते हैं, जिसके कारण फिशरी भी यहाँ पे उसकी पॉपुलेशन घट जाती है। एनर्जी की बात करें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन भी यहाँ पे ड्रॉट हिट रीजन में कम हो जाता है। हायर डिमांड होती है कूलिंग की, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है वार्मर एरिया में। वाइल्ड फायर होते हैं, बहुत सारे आगजनी होती हैं, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया और कैलिफोर्निया जैसी जगहों पे आप आग महसूस करेंगे, फायर। तो बहुत बड़े बड़े कैलिफोर्निया में तो बहुत भयानक आग लगते हैं, प्लेन से यहाँ पे छिड़के जाते हैं जल और फायर एक्सटिंग्यूशर, जो भी लिक्विड और गैसेस होते हैं, तो वो चीज़ें डाली जाती हैं, जिसके कारण फायर को रोका जाता है। कैलिफोर्निया फायर पे तो मूवी भी बनी है, आप लोग जाके देखिएगा, आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी है, कोरल ब्लीचिंग होती है क्योंकि वार्मर कंडीशन बढ़ेगी। पूरा चीज़ें क्लाइमेट चेंज से ही रिलेटेड होता है, इसीलिए मैं अच्छे से यहाँ पे चीज़ें कर रहा हूँ जो आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रप्शन ऑफ माइग्रेटरी पैटर्न, मरीन टेरेस्ट्रियल स्पेसीज की बात करें, सोशल और हेल्थ को अगर देखा जाए तो वाटर बॉर्न डिजीजेज भी होने लगती हैं, जैसे कि कालरा। और फ्लड में इस प्रकार से माल नरिशन होगी, जब फूड की कमियां होंगी तो, और ड्रॉट इफेक्ट करेगा। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री में ये जॉब भी खत्म करेगा। तो देखिए कैसे एक छोटा सा क्लाइमेट चेंज कहाँ तक कनेक्ट कर रहा है, वो चीज़ें हमको समझनी पड़ेगी। इस प्रकार से अल नीनो को अगर देखा जाए तो ग्लोबली इफेक्ट करता है, जैसे कि एक्सट्रीम वेदर, ड्रॉट, फ्लड, हीट वेव, ये सब चीज़ें आना शुरू होंगी। इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ये इसका मिटिगेशंस यही है कि हमें स्ट्रेटेजिकली इसेंशियल एक्शन लेना पड़ेगा और वहाँ पे अटेंटिव रोल जो होता है वो निर्धारित करनी पड़ेगी कंट्री वाइज। इसी को लेकर के ये सारी डिटेलिंग थी जो मुझे आपको यहाँ पे बतानी थी। तो आशा करते हैं अल नीनो और ला नीनो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। एक रिक्वेस्ट, आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसे शेयर भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ जजेज, यहाँ पे रिसेंटली राज्यसभा में मोशन डाली गई थी, मोशन ऑफ इम्पीचमेंट। किसके? तो यहाँ पे जो यादव जस्टिस हैं, शेखर यादव, आई थिंक इनका पूरा नाम है, तो
इनका इम्पीचमेंट मोशन किया गया था। अब उसका क्या प्रोसीजर है वही यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। प्रोसीजर कोई चीज़ नहीं है, दो ग्राउंड है, एक मिसबिहेवियर, दूसरा इनकैपेसिटी। दोनों को डिफाइन किया गया नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो ये इन्हीं चीज़ों को लेकर के दो ग्राउंड बना करके किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को या हाई कोर्ट के जज को यहाँ पे हम लोग इम्पीच करते हैं, यानी रिमूवल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज 124 में आते हैं और वहीं हाई कोर्ट के 217 में आते हैं। ये आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं। अगर आप कोई भी मोशन पास करते हैं तो मोशन पास करने के लिए आपके पास क्या हाउस में होना चाहिए, पार्लियामेंट्री, यहाँ पे मेजॉरिटी होना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप होना चाहिए, यानी जितने लोग प्रेजेंट हैं उसमें मेजॉरिटी होना चाहिए। दूसरा, 2/3 की भी मेजॉरिटी होनी चाहिए। यहाँ पे टोटल हाउस में जो भी प्रेजेंट है उसकी टोटल 2/3 की मेजॉरिटी होनी चाहिए। और ये चीज़ें मिसबिहेवियर को डिफाइन नहीं किया गया, जैसा कि पहले ही मैं ये चीज़ें बताया हूँ। उसके बाद अगर देखा जाए, जज इंक्वायरी एक्ट कब आया था? 1968 में। ये भी पूछा गया है कई बार। यहाँ पे ये कहा गया है कि रिमूवल शुड बी साइंड। जो आप रिमूवल करने का मोशन लाएंगे वो 50 मेंबर राज्यसभा में, ठीक है, और 100 मेंबर आपके लोकसभा में इससे अप्रूव्ड होना चाहिए या साइंड होना चाहिए, तभी ये मोशन आगे बढ़ेगी। अगर वो मोशन इस दोनों चीज को फुलफिल कर रहा है तो क्या होगा? इसी एक्ट में ये चीजें मेंशन है, 1968 जज इंक्वायरी एक्ट में। तब जाकर के ये चीजें चेयरमैन या फिर स्पीकर तक चीजें पहुंचेंगी। स्पीकर क्या करेंगे? एक कमेटी बैठाएंगे और कमेटी अगर इसको एडमिट या रिफ्यूज करती है तो माना जाएगा। अगर इसको रिफ्यूज करती है यहीं पे तो ये खत्म हो जाएगा। एडमिट करती है ये 3 मेंबर की कमेटी, तब जाकर के ये चीजें सुनवाई होंगी। ये एब्सॉल्व द जज ऑफ द मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी। और ये गलती अगर पाती है तब क्या होगा? तब ये हाउस में ये चीजें सुनवाई होंगी और तब मोशन यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास करा जाएगा, तब रिमूवल हो पाएगा। तो ये पूरी थी इन्हीं को लेके। ये क्या किए थे? विश्व हिंदू परिषद यहाँ पे इलाहाबाद में, इलाहाबाद कोर्ट के अंदर विश्व हिंदू परिषद में कुछ ये रिमार्क कर दिए थे कम्युनल, जिसके कारण इनके ऊपर इम्पीचमेंट मोशन लगाया गया है। तो बहुत सारे लोग इनके अगेंस्ट में हैं। अब यहाँ पे जुडिशरी की फेथ की बात करी जा रही है, वो कहीं ना कहीं मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली 3 पिलर होते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सब पिलर हैं दोस्तों। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, ये 3 पिलर ऑफ द गवर्नमेंट माने जाते हैं। तो इसको हमें कोई भी एक पिलर को हम अलग नहीं कर सकते। उसी पे तो पूरा ट्रस्ट, पूरी कंट्री चल रही है। तो राज्यसभा में यहाँ पे चला है, क्या रिक्वायरमेंट है वो सब चीज़ आपको यहाँ पे मैं बता दिया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे बांग्लादेश में यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन होने वाले हैं वो 2025 के अंत में और 26 के शुरुआत में हो सकते हैं। ये यूनुस खान यही है एडवाइजर। इंटरीम गवर्नमेंट अगर रन कर रहे हैं तो यही इंटरीम गवर्नमेंट क्या है, यानी अभी कोई गवर्नमेंट चुन के आई नहीं है, इसलिए इंटरीम गवर्नमेंट, मध्य गवर्नमेंट बोला जाता है। और सारे के सारे एडवाइजर एक्सपर्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसीलिए एडवाइजर यूनुस खान को एडवाइजर बोला गया। और इनके एडवाइजरी में बहुत सारे छोटे छोटे एडवाइजर हैं जो कैबिनेट की तरह कार्य करते हैं, तो उनको भी एडवाइजर के रूप में ही रखा गया है। कोई कैबिनेट फॉर्म नहीं हुई है, तो एडवाइजर गवर्नमेंट ही यहाँ पे चल रही है अभी, इसीलिए यूनुस खान को यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट को रन कराने की बात करी है, वही चला रहे हैं। वो यहाँ पे हेड एडवाइजर के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो जैसे ही शेख हसीना का गवर्नमेंट गिरा वहाँ पे ये लीड कर लिए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो यूनुस खान को ही यहाँ पे चुने, क्योंकि नोबल लॉरिएट यही एक थे वहाँ पे। जर्मनी के यहाँ पे ओलाज स्कोल, जो इनकी गवर्नमेंट यहाँ पे गिर रही है, तो पुनः यहाँ पे इलेक्शन कराने की बात करी जा रही है। ये जो वोटिंग हुआ इनको पूरा मेजॉरिटी मिला नहीं, तो पुनः यहाँ पे वोटिंग होगी। देखते हैं जो जीत के आएगा वो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा दी जाएगी। बांग्लादेश की बात करें तो ये बांग्लादेश ही जो कंट्री है सबसे ज़्यादा बॉर्डर टच करती है किससे? इंडिया से। कितने किलोमीटर तक बॉर्डर टच करती है ये जरूर से लिखें कमेंट सेक्शन में। तो ये पूरी लोकेशन थी, आपको मुझे बताना था। आशा करते हैं चीज़ें पूरी समझ में आई हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है,
आप इसको फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे ज़रूर से शेयर कर दें। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। दूसरा चीज़, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। कैसे मिलेगा वो लिंक, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो चीज़ें दे देता हूँ, आप जा कर के वहाँ से डाउनलोड कर लिया कीजिए। चलिए, आज का दिन आपका मंगलमय हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। जय हिंद, जय भारत।